तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तत्वों के निम्न जोड़ों में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण तत्व हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास प्रत्येक ऑप्शन में दो तत्व दिए गए, इनमें से पता करना है कि किस जोड़े के जो कि तत्व हैं वह संक्रमण तत्व हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिन तत्वों के परमाणु या किसी यौगिक के तत्व डी कक्षक में आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा डी कक्षक में प्रवेश करता है उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिए, यानी कि हमारे पास Zn यानी कि जिंक, और हमारे पास Pt यानी कि प्लेटिनियम, और बस कॉपर, और हमारे पास Fe। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो कि हमारा है बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। यानी कि Fe और प्लेटिनियम यानी कि आयरन और प्लेटिनियम हमारे संक्रमण तत्व होते हैं। तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि तांबे के साथ HNO3 की अभिक्रिया दर पहले कम होती है, परंतु अभिक्रिया में ही बने नाइट्रस अम्ल HNO2 के उत्प्रेरक की तरह कार्य करने से अभिक्रिया की दर कुछ क्षण पश्चात ही तीव्र हो जाती है। यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है उत्प्रेरक उत्तेजक का। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है स्व उत्प्रेरण का। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है विष उत्प्रेरण का। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास जो कि कह रहा है कि तांबे के साथ HNO3 की अभिक्रिया दर पहले कम होती है, परंतु अभिक्रिया में ही बने नाइट्रस अम्ल, यानी कि अभिक्रिया में ही हमारा नाइट्रस अम्ल का निर्माण होता है, जिससे यह नाइट्रस अम्ल हमारा उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इससे अभिक्रिया की दर कुछ क्षण पश्चात तीव्र हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, जब किसी अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है तो यह अभिक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है। अतः इस अभिक्रिया में हमारा HNO2 यानी कि हमारा जो HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल है वह हमारा उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो वह स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्व उत्प्रेरक कहलाती है का ये एग्जाम्पल है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि शुद्ध बॉक्साइट यानी कि एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते समय कोक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यानी कि जो हमारा शुद्ध बॉक्साइट जिसे हम एल्यूमिना कहते हैं, इसका विद्युत अपघटन करते समय इसमें कोक चूर्ण का उपयोग करते हैं, या क्यों करते हैं इसका कारण हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है यह अतिरिक्त आयनों को उदासीन कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है यह ऊष्मा का विसर्जन रोकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है यह एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण रोकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है यह उत्प्रेरक की का कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो शुद्ध बॉक्साइट एल्यूमिनियम यानी कि शुद्ध बॉक्साइट एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते समय कोक चूर्ण का उपयोग ऊष्मा के विसर्जन को रोकने के लिए करते हैं, क्योंकि कोक जो हमारा होता है वह ताप का कुचालक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊष्मा का विसर्जन रोकता है। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक गैस के में प्रत्येक 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के एक साथ एक कार्बन परमाणु होता है। यदि गैस का घनत्व समान ताप व दाब पर 1.25 ग्राम प्रति लीटर हो तो गैस का अणुसूत्र होगा। यानी कि यहाँ पर हमसे अणुसूत्र पता करना है। तो हम मान लेंगे, यानी कि हमारे पास इसमें कह रहा है कि प्रत्येक 2 हाइड्रोजन के साथ, यानी कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन के साथ हमारा एक कार्बन हो, यानी कि CH2 या C2H4 हो। हम मान लेंगे हमारे पास C2H4 है, जो कि 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक हमारा कार्बन है, तथा C2H4 का अणुभार हो जाएगा, यानी कि सी का हमारे पास कार्बन का अणुभार होता है 22, तो हमारे पास 2 कार्बन है तो हो जाएगा, यानी कि 12 हमारे पास होता है, 12 दूनी 24, और प्लस हमारे पास हो जाएगा एक हाइड्रोजन का एक होता है, हमारे पास 4 है तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 4 28, यानी कि इसका हमारे पास जो कि आ जाएगा अणुभार हमारे पास 28 ग्राम। अब यहाँ पर हमारे पास एक अणु का सामान्य ताप तथा दाब पर हमारे पास आयतन होता है एक अणु का 22.4 लीटर। अब यहाँ पर हमारे पास तो C2H2 का हमारे पास, यानी कि C2H4 का हमारे पास घनत्व हो जाएगा, यानी कि C2H4 का घनत्व हमारे पास हो जाएगा 28 और बट्टे हमारे पास 22.4, तो हमारा आ जाएगा 1.25 ग्राम प्रति लीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
C2H4। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कह रहा है कि एक द्विधनात्मक धातु यानी कि द्विधनात्मक धातु M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,14 व परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या पता करनी है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तो यहाँ पर यानी कि हमारे पास से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, यानी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 + 10 14, और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो इसमें जोड़ लेंगे तो हमारा जोड़कर टोटल निकल कर आ जाएगा हमारे पास, जो कि 26 यानी कि 26। अब यहाँ पर जितने हमारे यानी कि नाभिक में यानी कि जितने तत्व के हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास परमाणु भार होता है, इससे हम भाग करते हैं। ठीक है, इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, परमाणु भार हमारे पास है 56 और हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी आई थी, जो कि आई थी हमारे पास 26, तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 30, यानी कि हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, वह आ जाएगी 30। तो इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एसिटिलीन से योगात्मक अपक्रिया नहीं देता है। यानी कि कौन सा हमारे पास जो अभिकर्मक है वो एसिटिलीन यानी कि एसिटिलीन से हमारा अपक्रिया करने पर योगात्मक अपक्रिया नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अम्लीय KMnO4, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है Cl2, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अमोनिया में CO2 × Cl2, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि अम्लीय KMnO4 यानी कि अम्लीय KMnO4 एसिटिलीन से अभिक्रिया नहीं करता है। क्षारीय KMnO4 एसिटिलीन को ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्सीकृत करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा अम्लीय KMnO4 जो कि एसिटिलीन से योगात्मक अभिक्रिया नहीं करता। ये आप लोग याद रखिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेट से उठाए गए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे लगभग 3-4 क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे, ये आप लोग याद रखिए। अब बढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि निर्जल सोडियम एस्टेट व सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनती है। यानी कि इसकी हम रिएक्शन करा लेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास बनता है। तो हमारे पास निर्जल सोडियम एस्टेट का फार्मूला होता है, यानी कि हमारे पास जिसमें जल ना हो CH3COONA प्लस हमारे पास हो जाएगा NaOH और प्लस CaO। ये हमारे पास इतना हमारे पास सोडा लाइम का सूत्र होता है और ये हमारे पास निर्जल सोडियम एसिटेट का सूत्र होता है। तो इसकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास बन जाता है जो कि CH4 यानी कि मीथेन गैस और हमारे पास Na2 यानी कि Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीथेन गैस हमारी बन जाती है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि निम्न में से हाइड्रोकार्बनों का कौन सा जोड़ा ब्रोमीन जल से अपक्रिया करता है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे 2 जोड़े प्रत्येक ऑप्शन में दिए गए, इनमें से किसी ऑप्शन का एक जोड़ा हमारा ब्रोमीन जल से अपक्रिया करता है, ये हमें पता करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें यानी कि 2 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो ब्रोमीन जल के रंग को उड़ा देती है, यानी कि ब्रोमीन जो हमारी होती है वह जल के बैंगनी रंग को उड़ा देती है, यह असंतृप्तता परीक्षण कहलाता है। तो C2H4 में द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड यानी कि C2H4 में हमारा डबल बॉन्ड होता है और हमारे पास जो कि होता है C2 और हमारे पास H2 में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये हमारे यानी कि आता है ब्रोमीन जल से अपक्रिया करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C2H4 × C2H2। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि 5 लीटर बेंजीन प्रदाय करना है तो प्रदाय करने वाली बेंजीन का भार होगा। यानी कि इसका भार ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ग्रीष्म में ठंड से अधिक, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ठंड में ग्रीष्म से अधिक, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ग्रीष्म तथा ठंड में समान, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारी बेंजीन होती है, बेंजीन का वाष्पीकरण होता है तथा इसका भार ठंड में अधिक तथा गर्मी में कम होगा, क्योंकि हमारे पास इसका वाष्पीकरण गर्मी में कम होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठंड में हमारे पास ठंड में ग्रीष्म से अधिक, यानी कि ठंड में अधिक ग्रीष्म में कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10,
कह रहा है कि मीथेन और ऑक्सीजन की समान मात्रा को एक खाली बर्तन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलाया गया तो ऑक्सीजन द्वारा लगाया गया आंशिक दाब होगा, यानी कि आंशिक दाब कितना होगा। तो यहाँ पर चूँकि दोनों गैसों की समान मात्रा मिलाई गई, जैसे कि क्वेश्चन में ही कहा गया है मीथेन और ऑक्सीजन की समान मात्रा को एक खाली बर्तन में मिलाया गया, यानी कि इनकी समान मात्रा मिलाई गई था दोनों के आंशिक, तो अतः ऑक्सीजन द्वारा लगाया गया आंशिक दाब कुल दाब का आधा होगा। तो रेस्टोरेंट यानी कि 1/2 होगा आंशिक दाब ऑक्सीजन का और 1/2 हमारा होगा मीथेन का। तो रेस्टोरेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/2। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि गणित अनुपात का नियम निम्न में से किन दो यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होगा, यानी कि जो गणित अनुपात का नियम होता है जिसमें समान अनुपात होता है वह किन दो यौगिकों द्वारा प्रदर्शित होगा। तो रेस्टोरेंट SO2 यानी कि हमारे पास SO2 SO3 में दो तत्व यश तथा और जो कि भिन्न भिन्न यौगिक बना रहे हैं जिनमें यश की बराबर मात्रा के साथ संयुक्त ऑक्सीजन की मात्राएं में 2:3 का अनुपात है, यानी कि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की हमारे पास 2:3 का अनुपात है जो कि सरल अनुपात रहता है। ये दोनों यौगिक गणित अनुपात के नियम को फॉलो करते हैं, यानी कि गुणित अनुपात यहाँ पर गुणित होगा ना कि गणित अनुपात। तो रेस्टोरेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि SO2 व SO3 के द्वारा हमारे पास ये यौगिक द्वारा प्रदर्शित होगा गुणित अनुपात का नियम। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि 4.2 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सामान्य ताप दाब पर आयतन होगा, यानी कि यहाँ पर हमें इसका आयतन पता करना है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा देंगे, यानी कि MgCO3 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा MgO + CO2। तो यानी कि MgCO3 का बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, यानी कि Mg का हमारे पास होता है बाहर परमाणु क्रमांक 12 होता है तो इसका बाहर हो जाएगा हमारे पास 24, और हमारे पास कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 होता है तो इसका बाहर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कार्बन का परमाणु क्रमांक हमारे पास 6 होता है ना कि 12, तो हो जाएगा हमारे पास परमाणु भार 12 और प्लस हमारे पास 3, और यानी कि ऑक्सीजन का हमारे पास 8 होता है और परमाणु भार हमारे पास 16 आता है, तो 16 × 48 तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 84, यानी कि हमारे पास इसका बाहर आ जाएगा 84, यानी कि अब हमारे पास बाहर निकल कर आ गया है। तब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्राप्त CO2 का आयतन 22.4 लीटर पर हमारे पास, यानी कि किसी गैस के 1 ग्राम अणुभार का आयतन हमारे पास NTP पर 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 22.4 लीटर हो जाएगा, यानी कि 22.4 लीटर। अब यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि 84 ग्राम से प्राप्त CO2 हमारे पास हो जाएगी, यानी कि 22.4 लीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर 4.2 ग्राम से प्राप्त हमारी CO2 हो जाएगी, यानी कि 22.4 × 4.2 × 84, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 1.12 लीटर। तो रेस्टोरेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.12 लीटर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि एक तत्व HCl3 H2O5 और Ca3 × X2 सूत्र वाली यौगिक बनाता है लेकिन HCl5 नहीं बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X हो सकता है, यानी कि यहाँ पर X की मान हमें बताना है कि X की जगह पर कौन सा तत्व आएगा। तो रेस्टोरेंट नाइट्रोजन तत्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बी, यानी कि बेरिलियम। ऑप्शन नंबर सी हमारे बी हमारे पास है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है फास्फोरस। तो यहाँ पर हम यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा NCl3, यानी कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और यहाँ पर NCl5 रखेंगे तो नाइट्रोजन पेंटा हमारे पास ऑक्साइड और तथा कैल्शियम नाइट्राइड, और हमारे पास लेकिन NCl5 नहीं बनता है, यानी कि ये हमारा NCl5 नहीं बनेगा। तो होता क्योंकि इसमें डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है, तो होता है पंच संयोजक अवस्था ग्रहण नहीं करता है, अतः तत्व हमारा X की जगह पर नाइट्रोजन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि हमारा है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि N। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया हमारे पास दी गई Fe + CuSO4 बन जा रहा है हमारे पास Cu + FeSO4 में Cu होता है, यानी कि Cu का हमारे पास क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अपचयित। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ना अपचयित। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास अपचयित। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इनमें से कोई नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो कि हमारे यहाँ पर
यहाँ पर Fe का यानी कि Fe से हमारे FeSO4 बनना है। यहाँ पर Fe के हमारे पास ऑक्सीजन संख्या हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास +2 हो रही है। और हमारे पास Cu के हमारे पास 0 है, यहाँ पर +2 थी, यानी कि हमारे पास कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यानी कि +2 से हमारी 0 हो रही है, तो इसका हमारे पास अपचयन हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपचारित हो रहा है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि पानी में स्थायी कठोरता का कारण क्या है, यानी कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, परमानेंट हार्डनेस, उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कैल्शियम यानी कि Ca तथा Mg यानी कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बी। NaCl ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है Ca तथा यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है किसी भी प्रकार के लवण अथवा अशुद्धियाँ। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी वाटर की यानी कि परमानेंट हार्डनेस होती है, यानी कि स्थायी कठोरता होती है, उसका कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डियर स्टूडेंट, जो हमारी अस्थायी कठोरता होती है, यानी कि जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जो कि कुछ समय के लिए होती है और जो हमारी जल को उबालने पर दूर हो सकती है, इसका कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ये आप लोग याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि C2H2 यानी कि एसिटिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि में NH3 और H2S, SH3, PH3 जैसी अशुद्धियों को दूर करने हेतु इसे प्रवाहित करते हैं, यानी कि इसे किस विलयन में से प्रवाहित किया जाता है, हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कास्टिक सोडा विलयन में से, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है H2O में से, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है CuSO4 के अम्लीय विलयन से, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे लेकिन इसके अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें उपस्थित SH3 गैस को हम CuSO4 के अम्लीय घोल में से प्रवाहित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा है बस सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इसे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के हम अम्लीय विलयन में से इसे प्रवाहित करते हैं, जिससे अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण क्या होता है, यानी कि जो हमारे समस्थानिक यानी कि जिन तत्वों को परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्वों में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी समान होंगे और प्रोटॉन भी समान होंगे, और हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, यानी कि न्यूट्रॉन हमारे जो कि बराबर नहीं होते, तो इसी भिन्नता के कारण परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कह रहा है कि प्रोटॉन की संख्या में अंतर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो कि है इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है परमाणु की संख्या में अंतर, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसी कारण इन्हें यानी कि इसी कारण हम इनमें समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण होता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहा है कि धातु के वैद्युत शोधन में रेडोड यानी कि जो हमारा कैथोड होता है वह किसका बनाया जाता है, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है शुद्ध धातु से, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है शुद्ध अथवा अशुद्ध दोनों धातु हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है अशुद्ध धातु से, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो धातु का वैद्युत शोधन करते हैं उसे शुद्ध धातु यानी कि कैथोड बनाया जाता है, और हमारा शुद्ध धातु का बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुद्ध धातु से। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।